भारत का इतिहास, इसमें हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। तो इस उपमहाद्वीप में यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं यह भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें मेनली आपको जो भारत के पड़ोसी देश हैं जैसे कि पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, मालदीव्स हो गया, नेपाल हो गया और श्रीलंका हो गया, इन सभी को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है इसको। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में जो समुद्र तक फैला हुआ क्षेत्र है उसे। इसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष के नाम से अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारत में अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू का मतलब है यहाँ पे जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे जिसे वो सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। ईरान के साथ अभी भी इंडिया का रिलेशन बहुत अच्छा है। यही नाम फिर से पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी यानी कि यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकता है कि सिंधु से हिंदू कौन कहने लग गए, तो ईरानी लोग। यूनानी इसे क्या कहते थे, तो इंदे कहते थे। अरब क्या कहते थे, तो हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा इसके इंडे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लग गए। इंडिया इसे किसके द्वारा कहा जाने लगा, तो इंडिया के द्वारा अंग्रेजों के द्वारा कहा जाने लगा। आगे है कि विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। सवाल पूछ सकता है कि भारत को उत्तर और दक्षिण में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला बांटती है, तो विंध्य पर्वत श्रृंखला बांटती है, याद रखिएगा। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। यानी कि उत्तर भारतीय लोग कौन सी भाषा बोलते हैं और दक्षिण भारतीय कौन सी भाषा बोलते हैं ये भी पूछ सकता है। तो दक्षिण भारतीय बोलते हैं द्रविड़ परिवार की भाषाएं और उत्तर वाले इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलते हैं। नोट है कि भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वह है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, पैलियो मेडिटरेनियन, कोकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलियाइड। इन लोगों से मिलकर के भारतीयों की जनसंख्या बनी है या भारतीयों का निर्माण हुआ है मेनली। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा से 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो क्रिस्टोफ सेलियरस को दिया जाता है। इनका समय क्या था, तो 1638 से 1701 ईस्वी तक। अब पढ़ेंगे हम लोग प्राचीन भारत के बारे में। तो प्राचीन भारत से रिलेटेड इसके सबसे पहले स्रोत के बारे में जानते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः हमें 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। सबसे पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। बहुत इंपॉर्टेंट है चारों। सबसे पहले जानेंगे धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। तो भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। सबसे पुराना धर्म ग्रंथ क्या है, वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन यानी कि वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुदैव कुटुंबकम का उपदेश देता है, मतलब संपूर्ण विश्व जो है एक कुटुंब यानी कि परिवार की तरह है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपौरुषेय मानती है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है, तो इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये चारों वेद मिलकर इन्हें संहिता कहा जाता है। अब है ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद के बारे में ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं।
इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, 228 सूक्त है, वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। ऋचाएँ इसमें कितने हैं? 10,462 और इसे पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। इस वेद से आर्यों के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इस एक लाइन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्ट पूछ सकता है कि गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, तो सूर्य देवता को। सूर्य देवता का इनका नाम सावित्री है। और पूछ सकता है कि ऋग्वेद के कैवें मंडल में है, तो तीसरे मंडल में है गायत्री मंत्र। इसके रचयिता कौन है? तो विश्वामित्र इसके रचयिता हैं गायत्री मंत्र के। नेक्स्ट है कि इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। देवता सोम का उल्लेख ऋग्वेद के कैवें मंडल में है? तो 9वें मंडल में है। इसके 8वें मंडल में क्या है? तो हस्तलिखित ऋचाओं को, जिसको खील कहा जाता है, उसका वर्णन है। आगे है चतुष्य वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि 9वां मंडल से रिलेटेड आ गया, 8वां मंडल से रिलेटेड आ गया, तीसरा मंडल से रिलेटेड आ गया और 10वें मंडल से रिलेटेड आ गया। तो चतुष्य वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में है, जिसके अनुसार 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। इन सबों को, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, इन्हें आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख से, यानी कि मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र के उत्पन्न हुए हैं। तो क्विक रिमाइंडर क्या है कि 3 यानी कि तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र है। किस देवता को है? तो सावित्री। 8वें मंडल में क्या है? तो 8वें मंडल में हस्तलिखित खील के बारे में है। 9वें में क्या है? तो 9वें में देवता सोम के बारे में है। 10वें में क्या है? तो चारों वर्ण के बारे में है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध गाय से है। यानी कि अधन्य किसको कहा गया है? अधन्य कहा गया है गाय को, यानी कि जिसकी हत्या नहीं करनी है। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों और विशेष अधिकारों के स्पष्ट विवेक करता है। ईसा पूर्व और ईस्वी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे दिया गया है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, वो आपको ज्ञात होना चाहिए। तो वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, यानी कि ईसाई कैलेंडर, जिसको हम लोग जूलियन कैलेंडर भी कहते हैं, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व, यानी कि BC, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ और उनकी मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व में, यानी कि 80 साल का गैप। यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म और 483 वर्ष पूर्व उनकी मृत्यु हुई। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है, जिसे संक्षेप में हम लोग ईस्वी लिखा जाता है, यानी कि ई के ऊपर बिंदु। ईस्वी को लैटिन भाषा शब्द में AD, जिसको हम लोग एनो डोमिनी भी कहते हैं, जिसका एनो डोमिनी जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी कि जीसस क्राइस्ट। वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में ही वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का वर्णन है। ऋग्वेद में इंद्र से 250 तथा अग्नि के 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ये भी एग्जाम में पूछता है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएँ हैं? तो 250 हैं। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? तो शतपथ ब्राह्मण का। नेक्स्ट है यजुर्वेद। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने की बात है कि अगर बलि के बारे में पूछे कि बलि के बारे में किस में वर्णन है, तो वो अथर्ववेद में है। लेकिन बलि के समय
क्या नियम होना चाहिए, बलि का जो नियम है उस समय क्या नियम पालन करना है, उसके बारे में यजुर्वेद में है। इसके पाठकर्ता को हम लोग अधर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों, यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें नियम और विधि विधान का मेनली वर्णन है यजुर्वेद में। ठीक है, इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। ये भी सवाल पूछता है कि कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, तो वह यजुर्वेद है। नेक्स्ट है आपको सामवेद। साम का अर्थ होता है गान। ठीक है, इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी कि मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को हम लोग उदात्री कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें 1810 सूक्त ऋग्वेद से लिए गए हैं। साम मेनली गाने, साम का अर्थ ही होता है गान, और इसके जो पाठ करते हैं मंत्रों के उसको कहते हैं हम लोग उदात्री। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। ये भी सवाल पूछ सकता है डायरेक्टली। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। यह भी ध्यान रखें, पूछ सकता है कि किन वेदों में ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन नहीं है, तो यजुर्वेद और सामवेद। यजुर्वेद क्या है, गद्य और पद्य दोनों में है। सामवेद। नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 600 पद्य हैं। इसमें कुल मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। इसमें से कुछ मंत्र ऐसे हैं जो ऋग्वेद के मंत्रों से भी पुराने हैं। ठीक है, अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। बहुत अजीब बात है, बट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, तो वह अथर्ववेद है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात से है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। जितनी अजीब चीज़ें एग्जाम में पूछे, अंधविश्वास से रिलेटेड, जादू टोना से रिलेटेड, या विवाह वशीकरण, बहुत जितनी भी अजीब चीज़ें पूछे आप उसमें डायरेक्टली अथर्ववेद मार सकते हैं, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इसमें है कि पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। पृथ्वी सूक्त में क्या है, इसका प्रतिनिधि सूक्त है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन यानी कि खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह, प्रणय गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, देखिए साप है, वशीकरण है, सब है इसमें, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण इसमें दिया गया है। यही नहीं, इसमें मंत्र में जादू टोना का भी वर्णन है। जादू टोना से रिलेटेड, वशीकरण से रिलेटेड सब अथर्ववेद में है। अथर्व में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद में परीक्षित को क्या कहा गया है, कुरुओं का राजा, तथा कुरु देश को समृद्ध तथा अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें कुरु देश के बारे में वर्णन है, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं किसमें, अथर्ववेद में। नेक्स्ट है, इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभापति की प्रजा और पुत्रियां, प्रजा और समिति 2 पुत्रियां हैं, किसमें है, अथर्ववेद में है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन एवं व्याख्यान से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। साकल शाखा जो है वह ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। यजुर्वेद, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अब अथर्ववेद खत्म हो चुका है, यजुर्वेद की बात की जा रही है। आज यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। माध्यन्दिन और काण्व शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसेन संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं क्या हैं, काठक, कानिष्ठल, मैत्रेयणी और तैत्तिरीय। कौमुद, रामायणीय और जैमिनीय या तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। ये सब भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है डायरेक्टली। अथर्ववेद की शाखाएं क्या हैं, शौनक और पैप्लवलाद। नोट है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। अथर्ववेद सबसे बाद का और सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, ये भी पूछ सकता है। इनके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, अरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनमें उत्तर वैदिक कालीन समाज और संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है।
वेदों से मेनली उस समय का समाज क्या था, संस्कृति क्या था, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन उनसे रिलेटेड जो आगे चीज़ें हैं, जैसे उनसे रिलेटेड जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अरण्यक हैं, उपनिषद हैं, इनमें हमको उस समय का समाज कैसा था, कैसे लोग रहते थे, कल्चर उनका क्या था, उन सब के बारे में जानकारी है। तो ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। ठीक है, प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो नीचे दिए गए हैं, तो इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लीजिए, एकदम रट लेना है। ऋग्वेद में 2 हैं, यहाँ पे हैं, हो सकते हैं ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ पे 2 दिए गए हैं, 2 और इसमें कमी है। तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो हैं ऐतरेय और कौशिकी। हमने ऐसे एक ट्रिक बनाया है, एक ऐतरेय और कौशिकी। ऋग्वेद 1 यानी कि नंबर 1 यानी कि सबसे पहला है, तो इसके जो 1 में कौन कौन हो जाएंगे, ए फॉर ऐतरेय और क से हो गया आपको कौशिकी। यजुर्वेद का है तैत्तिरीय और शतपथ 23, यानी कि यजुर्वेद का 23 ट्रिक हो गया, तैत्तिरीय और शतपथ। सामवेद का है 25। सांप से सांप भी होता है और सांप में विष होता है, ठीक ना। तो सामवेद का हो गया 25, ऐसे याद रख सकते हैं। अथर्ववेद का है इसमें दिया हुआ गोपथ। तो आपको पता होगा कि वैदिक समय में गाय को ही मेनली अर्थ का सबसे बड़ा साधन माना जाता था, यानी कि उसी को अपना स्टेटस सिंबल लोग मानते थे, जिसके पास जितनी ज़्यादा गायें वो उतना समृद्ध। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि अथर्ववेद में गोपथ, यानी कि इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है अथर्ववेद का, वो है गोपथ। इन ब्राह्मण ग्रंथों में हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, शल्य, कैकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है एग्जाम में। अरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। पूछ सकता है वेद कितने हैं, तो 4 हैं। वेदांग कितने हैं, तो 6 हैं। उपनिषद कितने हैं, तो 108 हैं। ठीक है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयणी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुषों का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, किस संहिता में कहा गया है, तो मैत्रेयणी श्रेणी में संहिता में, मैत्रेयणी संहिता में स्त्री को पहला बोला गया है जुआ को और दूसरा शराब को, लेकिन तीसरा बोला गया है स्त्री को मुख्य दोष। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुषों की अर्धांगिनी कहा गया है, अच्छी बात है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। तो शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। ज्वालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख है, जो 4 आश्रम हमने पढ़ा, आपको बताया। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक मनुस्मृति मानी गई है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन है, यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सबसे जो प्राचीन स्मृति है वो मनुस्मृति है। तो मनुस्मृति किस समय का माना जाता है, तो शुंग काल का मानक ग्रंथ है। उसके बाद नारद स्मृति है, तो नारद स्मृति गुप्त युग का है। वेदांग और सूत्र, वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई है। वेदांग कितने हैं, 6। वेद कितने हैं, 4। ये हैं शिक्षा यानी कि शुद्ध उच्चारण शास्त्र के लिए, कल्प यानी कि कर्मकांडीय विधि के लिए, निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। तो वेदांग कितने हैं, 6 हैं। वैदिक साहित्य को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। स्रोत, गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार के संबंध में महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौधायन, आपस्तंभ,
वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। वेदांग कितने हैं? तो 6 हैं। सूत्रों में सबसे प्राचीन कौन है? गौतम धर्म सूत्र। तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए, वेद कितने हैं? 4, वेदांग कितने हैं? 6, पुराण कितने हैं? 18 और उपनिषद कितने हैं? 108। याद रखिए, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। अब है पुराणों से रिलेटेड। तो वेद 4 हैं, वेदांग 6 हैं और पुराण कितने हैं? 18 हैं। तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। यानी कि राजाओं से रिलेटेड कहानियाँ हों, कथाएँ हों, या देवों से रिलेटेड कथाएँ हों, वो सभी पुराणों में मिलती हैं। इसके रचयिता किन्हें कहा जाता है? लोमहर्ष को अथवा उनके पुत्र उग्रसर्वा को माना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इनकी संख्या कितनी है? 18, यानी कि पुराणों की संख्या 18 है। इनमें से केवल 5 यानी कि मत्स्य, वायु, विष्णु और ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। अगर राजाओं की वंशावली की बात करें तो वह किस में दिया हुआ है? तो मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में, इन्हीं में सिर्फ राजाओं की वंशावली है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक माना जाता है। तो मत्स्य पुराण सबसे पुराना है। और मत्स्य पुराण से में किस वंश के बारे में है? तो मत्स्य पुराण में आपको आंध्र सातवाहन के बारे में दिया हुआ है। विष्णु पुराण में किसके बारे में है? तो मौर्य के बारे में है। वायु पुराण में किस में है? तो गुप्त वंश के बारे में है। याद रखने के लिए याद रख सकते हैं, विष्णु भगवान मौर्य वंश से जुड़े हुए थे। मत्स्य अंधी मछली करके याद कर सकते हैं। वायु यानी कि गुप्त वंश से रिलेटेड। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। ठीक है। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। ये भी सवाल एग्जाम में पूछ सकता है। ऐसे भी पूछ सकता है कि क्या स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति थी? तो नहीं, लेकिन क्या वो पुराण पढ़ सकते थे? तो इसमें लिखा हुआ है कि पुराण वो सुन सकते थे, पढ़ने की बात यहाँ भी नहीं की गई है। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। अग्नि पुराण में क्या है? राजतंत्र के बारे में तो है ही, लेकिन कृषि संबंधी भी चीज़ें उसमें दी गई हैं। यह ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध, जैन एवं उससे रिलेटेड जो और दूसरे साहित्य हैं। डायरेक्ट एग्जाम में सवाल पूछता है कि जातक में बुद्ध की पूर्वजन्म की कहानी वर्णित है। बुद्ध के पूर्वजन्म की कहानी किस साहित्य में है या किस ग्रंथ में है? तो वह है जातक। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णन है। तो कथा वस्तु में क्या है? तो महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र से रिलेटेड कहानियां हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। पूछ सकता है कि जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वह किस ग्रंथ से ज्ञात होता है? तो वह कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। भगवती सूत्र में क्या है? तो महावीर के जीवन कृत्यों और उनके समकालिक, मतलब जो भी राजा हुए उनके बारे में वर्णन है, उनके साथ जो उनका रिलेशन था। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। एग्जाम में पूछा हुआ यह सवाल है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त मौर्य के जो मेन मंत्री थे वह चाणक्य ही थे, कौटिल्य ही थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। तो इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अनुवादक हैं श्याम शास्त्री। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया है। कलहन द्वारा रचित पुस्तक क्या है? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी का मतलब क्या होता है? राजाओं की नदी। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। पूछे कि राजतरंगिणी में क्या है? तो कश्मीर के राजाओं का वर्णन है। और राजतरंगिणी किस भाषा में है? तो संस्कृत में है। लिखा किसने है? तो कलहन ने लिखा है। अरबों की सिंध विजय का वृतांत जो है वह चचनामा, जिसके लेखक कौन है? अली अहमद, इसमें सुरक्षित है। डायरेक्ट पूछ सकता है सवाल कि चचनामा में
किसके बारे में वर्णन है? तो सिंधु विजय का वृत्तांत है इसमें अरबों द्वारा। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक थी। इसके लेखक कौन है? तो पाणिनि। अष्टाध्यायी क्या है? तो संस्कृत व्याकरण से रिलेटेड बुक है जिसको लिखा है पाणिनि ने। इसे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य योगीन राजनीतिक अर्थव्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ। पूछ सकता है कि किस पुस्तक में या किस ग्रंथ में सबसे पहले लिपि शब्द का प्रयोग हुआ? तो वह अष्टाध्यायी में है, क्योंकि यह व्याकरण की पुस्तक थी संस्कृत भाषा की। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख। कात्यायन ने लिखा है गार्गी संहिता को, यह भी सवाल पूछ सकता है। क्या है? तो ज्योतिष ग्रंथ है। पतंजलि पुष्यमित शुंग के पुरोहित थे। ट्रिक क्या है? तो पपू, यानी कि पतंजलि पुष्यमित शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। इसमें किसके बारे में है? तो शुंगों के बारे में है। अब है विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनानी रोमन लेखक टेसियस यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। टेसियस पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते इन्होंने जो लिखा है। हेरोडोटस इंपॉर्टेंट है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस यानी कि ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। इतिहास के पिता डायरेक्ट पूछ सकता है कौन है? हेरोडोटस। पुस्तक इन्होंने कौन सी लिखी? तो हिस्टोरिका। किसके बारे में है? तो भारत और ईरान के रिलेशन के बारे में है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक निरियाकस, आनेसिक्राटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय हैं। किसके साथ आए थे? तो सिकंदर के साथ आए थे। मेगास्थनीज बहुत इंपॉर्टेंट। तो मेगास्थनीज या सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज कौन था? तो सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था। जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य योगीन समाज और संस्कृति के विषय में लिखा है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है। डायरेक्ट पूछेगा कि मेगास्थनीज कौन था, तो ये या तो ये पूछ सकता है कि ऑप्शन में होगा सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। दूसरा, किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने कौन सी पुस्तक लिखी? तो इंडिका पुस्तक लिखी। इंडिका पुस्तक में है क्या वर्णन? तो मौर्य काल के समाज और संस्कृति के बारे में है। डायमेकस कौन था? तो सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है, इसका विवरण भी मौर्य युगीन से संबंध है। मौर्य दरबार में जो इम्पोर्टेंट आए उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मेगास्थनीज आया, डायमेकस आया, उसके बाद अशोक के समय में भी कोई आएगा तो पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन आया? तो मेगास्थनीज आया। बिंदुसार के समय कौन आया? तो डायमेकस आया। उसके बाद आपको पूछ सकता है कि अशोक के समय कौन आया? तो अशोक के समय जो आया वह था डायोनीसियस अशोक के समय आया था। डायमेकस किसके समय आया था? तो बिंदुसार के समय आया था। और मेगास्थनीज किसके समय आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। तो यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। टॉलमी, इसने दूसरे शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो टॉलमी ने लिखी। प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। नेचुरल हिस्ट्री कौन लिखा? तो प्लिनी लिखा। भारत का भूगोल कौन लिखा? तो टॉलमी लिखा। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी, बीपीएससी में डायरेक्ट पूछा था यह सवाल कि इसके लेखक कौन है। आंसर हुआ था ई, क्योंकि इसके बारे में कोई लेखक, इसका वर्णन नहीं है कि किसने लिखा है इस बुक को। सो
पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए बीपीएससी ने इसका आंसर ई दिया था। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय की भारत के बंदरगाहों तथा व्यावसायिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी। तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक कौन है भैया नहीं पता। चीनी लेखक जो कि बहुत 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 इम्पोर्टेंट की श्रेणी में है, एकदम रट ही लेना है इनको। इनको बहुत बहुत इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रखिए चीनी लेखक को। फाहियान, इसका ट्रिक हमने एक बनाया था, फासी, ए स्मॉल है तो मेनली FSHI, इसे हम लोग देखेंगे। तो फाहियान यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। गुप्त काल के जो राजा थे चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत इंपॉर्टेंट थे, सेकंड चंद्रगुप्त द्वितीय। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश, ये भी एग्जाम में सवाल पूछता है कि किस राज्य के समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन है, तो मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया गया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी समृद्ध बताया। यह 14 वर्षों तक, ये भी पूछता है, 14 वर्षों तक भारत में रहा। तो फाहियान किसके समय में आया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया। इसमें किस राज्य, वर्तमान किस राज्य के समाज और संस्कृति का वर्णन है, तो मध्य प्रदेश। और यह भारत में कितने समय तक रहा, तो 14 वर्ष। फांसी या फंसी जो आपको ध्यान रखना है, तो F से हो गया फाहियान, S से हो गया संयुगन। यह 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की थी। इसमें क्या सवाल पूछता है, तो कितने वर्ष तक भारत रहा, तो 3 वर्ष। पूछेगा कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड किसने प्राप्तियां एकत्रित की, तो संयुगन ने। एस से संयुगन होगा, H हो गया, H से होगा आपको हेनसांग बहुत 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 इंपॉर्टेंट। तो यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम यह भारतीय राज कपीसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौट गया था ये। तो हेनसांग किसके समय में आया था, तो हेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय में, ठीक है ना। हेनसांग 629 में चला था, भारत कब पहुंचा, तो 630 मान सकते हैं, और 15 साल रहा है और 645 में यह लौट गया। तो हेनसांग से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हुई, तो यह भारत कब आया पूछ सकता है, तो भारत ये 630 ईस्वी में आया था। कितने साल तक रहा, तो 15 साल तक रहा। किसके दरबार में आया था, तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। 545 ईस्वी में यह चीन लौट गया। कितने साल तक रहा, तो 15 साल तक रहा। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करने के लिए आया था। पढ़ाई इसने कहाँ की, तो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। इसका भ्रमण वृत्तांत CU की बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि CU की रचना किसने की, तो हेनसांग ने की। इसका जो भ्रमण वृत्तांत है वो CU की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसमें हर्षकालीन समाज यानी कि हर्षवर्धन के समय के समाज, धर्म, राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था, ठीक है। हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, तो शीलभद्र। ये भी पूछ सकता है कि उस समय जब हेनसांग भारत आया था और भारत में रहकर जब वो पढ़ाई कर रहा था बौद्ध धर्म की, तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, तो शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है इत्सिंग, यानी कि जो ट्रिक था फंसी या फांसी, उसमें जो आई है यहाँ पे इत्सिंग के लिए। तो इत्सिंग यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय, फिर उसके बाद विक्रमशिला भी उस समय फेमस था। अब है अरबी लेखक अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसके साथ और भी बहुत महान लेखक थे जो कि एग्ज़ाम में वो भी पूछता है। तो अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी ख्वारिज़्म या खीव जो आधुनिक तुर्कमेनिस्तान है का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई इसकी कृति किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, जिसे भारत की खोज कहते हैं। तो पूछेगा डायरेक्टली कि किताबुल हिंद या तहकीक हिंद किसके द्वारा लिखी गई है, तो अलबरूनी के द्वारा लिखी गई है। किसके साथ भारत आया था, तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था।
तो किताबुल हिंद और तहकीक हिंद में क्या है, तो आज भी इतिहासकारों के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। किस चीज़ का स्रोत है, तो हमारे एंशेंट हिस्ट्री के बारे में जानने का। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित किया जाता है। एग्जाम में कोई ठीक नहीं है क्या पूछ लेगा, इसलिए हर एक चीज़ ध्यान रखना जरूरी है। तो इसमें क्या है, तो इसमें 80 अध्यायों का, इसको 80 अध्यायों में विभाजित किया गया है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। राजपूत कालीन समाज और धर्म के बारे में किसमें वर्णन है, तो अल-बरूनी ने जो ये किताब लिखी है, किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, इसमें वर्णन है। लेखक कौन है, तो अल-बरूनी। नेक्स्ट है आपको इब्न बतूता। इब्न बतूता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है रेहला, जो एग्जाम में जनरली पूछता है। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत है रेहला। रेहला किस भाषा में लिखा गया है, तो अरबी भाषा में। इसका लेखक कौन है, तो इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता पे आपने गाना भी सुना होगा, इब्न बतूता पहन के जूता। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। कब, तो 1333 ईस्वी में यह दिल्ली पहुंचा और दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि एमबीटी ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। पूछ सकता है कि इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने बनाया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया। कब बनाया, तो 1333 ईस्वी में। अब है तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में, इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो पूछेगा कि कंग्यूर या तंग्यूर किसने लिखी, तो तारानाथ ने लिखी। मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। तो मार्को पोलो और तारानाथ, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। आगे है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। तो भारतीय पुरातत्व का पितामह यानी कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसको कहा जाता है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है कि सर अलेक्जेंडर कनिंघम कौन है, तो इनको भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है। यानी कि 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई, जिसको हम लोग एशिया माइनर भी कहते हैं, एशिया माइनर से रिलेटेड फेमस है, से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य यानी कि अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल पूछ लेगा आपको कि हेलियोडोरस कि वेशनगर गरुड़ स्तंभ से क्या मिलता है, तो मध्य भारत में भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण मिलता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कहाँ किया गया है, तो हाथी गुफा अभिलेख में किया गया है। हाथी गुफा खारवेल के समय का है, वो आगे पढ़ेंगे कि कौन से जो अभिलेख हैं वो किस शासक के समय का है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। तो ये भी पूछेगा कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस में हुआ, तो हाथी गुफा में हुआ था। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख, दुर्भिक्ष यानी कि अकाल के बारे में देने वाला अभिलेख शौगोरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो भीतरी स्तंभ से मिलता है। सॉरी, तो हूण आक्रमण के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है हमें, तो भीतरी स्तंभ से मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से मिला, तो एरन अभिलेख से मिला। एरन अभिलेख, इसके शासक कौन है, तो भानुगुप्त। तो एरन अभिलेख से क्या मिला, तो सबसे पहले सती प्रथा का लिखित साक्ष्य मिला। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर ही लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नौपाषाणिक पुरास्थल बुरजोम बहुत इंपॉर्टेंट है, से गर्तावास यानी कि गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं,
यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में भी ये सवाल पूछ चुका है कि मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो बुरजोम से मिला है। बुरजोम कहाँ है, तो कश्मीर का जगह है, कश्मीर का क्षेत्र है। कश्मीर नौपचारिक पुरास्तर को बुरजोम से गर्तवास मिला है। गर्तवास मतलब गड्ढे के अंदर घर होता था, और उन्हीं में जो मिला है कुत्ते को भी साथ में दफनाया हुआ उसका प्रमाण मिला है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में कासार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्कों में उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण है। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ चुका है कि वीणा बजाते हुए जो चित्रण मिला है सिक्के पर वह किस शासक के बारे में है, तो समुद्रगुप्त के बारे में है। अरिकमेडु यानी कि पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत के संबंध वर्मा सुवर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार, मलावा यानी कि स्वर्ण द्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा यानी कि यव द्वीप से स्थापित हुए। यानी कि भारत का संबंध सबसे पहले म्यांमार से था, मलाया, कंबोडिया वगैरह से था। अब जो इम्पोर्टेंट अभिलेख हैं इसको एकदम ध्यान रखना है, रट लेना है एक तरीके से। तो हाथी गुफा अभिलेख यानी कि इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखिए। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से जुड़ा है, तो कलिंग राजा खारवेल से। ट्रिक है हाथीराज या हाथी खा, ठीक है। जूनागढ़ यानी कि गिरनार अभिलेख का संबंध किससे है, तो रुद्रदामन से, ठीक है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से। प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त से, समुद्रगुप्त प्रयाग समुद्र। ऐहोल अभिलेख, तो ऐहोल अभिलेख का संबंध क्या है, पुलकेशिन द्वितीय से। ऐहोल यानी कि पुलकेशिन द्वितीय, होल पुल, ठीक है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से है, एम, ठीक है। मंदसौर अभिलेख किससे है, तो मालवा नरेश यशोवर्मन से। ग्वालियर अभिलेख किससे है, तो प्रतिहार नरेश भोज से। ग्वालियर भोज आपको इससे याद रहेगा। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से है, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से है। देवपाड़ा अभिलेख किससे है, तो बंगाल शासक विजयसेन से। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एपिग्राफी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एपिग्राफी कहते हैं। या एपिग्राफी किससे जुड़ा हुआ है, तो अभिलेखों के अध्ययन से जुड़ा हुआ है। उत्तर भारत में मंदिरों की कला की शैली नागर शैली है, और दक्षिण भारत में मंदिरों की शैली द्रविड़ शैली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों के मिश्रण को कहा जाता है वेसर शैली। तो ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः वेसर शैली कहलाता है, ठीक है। पंचायतन यूपीएससी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में पूछा था। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तथा पंचायतन शैली, एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा हो, यानी कि एक बीच में मंदिर हो और 4 और मंदिर हो। इसको हम लोग पंचायतन शैली का मंदिर कहेंगे, ठीक है। उदाहरण है कंदरिया महादेव मंदिर, जो कि कहाँ है, खजुराहो। ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम रटे रहिएगा क्योंकि मैचिंग में भी एग्जाम में दे देगा। कंदरिया महादेव कहाँ है, तो खजुराहो में है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, भुवनेश्वर में। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश। गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। सेकंड है टॉपिक हमारा प्रागैतिहासिक काल। तो इतिहास का विभाजन जो किया गया है वो प्राग इतिहास यानी कि प्री हिस्ट्री, आद्य इतिहास यानी कि प्रोटो हिस्ट्री, एवं इतिहास यानी कि हिस्ट्री, 3 भागों में किया गया है। अब ये तीनों क्या हैं, आइए आपको बताते हैं। तो जिस काल में मनुष्य के घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं होता उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल मतलब इस समय में इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है, ठीक है। और आद्य ऐतिहासिक नाम से ही आप समझ जाएंगे, बहुत मुश्किल नहीं है। आद्य ऐतिहासिक उस काल को कहते हैं जिसके काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख को नहीं पढ़ा जा सका। प्राग ऐतिहासिक मतलब बहुत पुराना हो गया,
भैया उसके बारे में कुछ भी लिखा नहीं गया है। आद्य ऐतिहासिक क्या हो गया कि प्राग ऐतिहासिक से हम लोग बढ़ते बढ़ते आद्य ऐतिहासिक पे आए, मतलब हमने लिखना जान लिया, हमने लिख तो दिया लेकिन आज तक हम सो कॉल्ड इतने इंटेलिजेंट हो गए, इतना ज़्यादा डेवलप्ड हो गए, लेकिन अभी तक पढ़ नहीं पाए। उस समय के लेख को अभी तक हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं, इतने हम लोग इंटेलिजेंट हो चुके हैं। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आधे ऐतिहासिक। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता पिक्टोरिकल पिक्चर के फॉर्म में है लिखा हुआ, लेकिन हम लोग आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। मानव विकास को उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। एंशिएंट हिस्ट्री हम लोगों ने अभी पढ़ा, बहुत सारे लेखकों ने, चीनी हो या दूसरे देशों के हो, उन्होंने लिखा और उसको पढ़ा भी जा सका है। तो जब हम लोग पढ़ने लग गए उसको हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है। ज्ञानी मानव यानी कि होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40,000 वर्ष पूर्व हुआ था। तो पूछता है कि ज्ञानी मानव भी पूछ लेता है कि होमो सेपियंस के बारे में, तो ज्ञानी मानव किसको कहते हैं, होमो सेपियंस को। तो ये धरती पर कब आए, तो आज से 30 से 40,000 वर्ष पूर्व। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण युग, पूर्व पाषाण युग यानी कि पूरा पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का भी साधन था। डायरेक्ट एग्जाम में सवाल पूछेगा कि शिकार किस काल में होता था, यानी कि शिकार पर आश्रित मनुष्य कब था, तो वह पूर्व पाषाण काल में था। पाषाण मतलब पत्थर। आग के बारे में भी पूछता है कि आग का आविष्कार कब हुआ, तो आग का आविष्कार भी इसी पूरा पाषाण काल में हुआ था। पहिए का कब हुआ, तो पहिए का नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल उसके बाद का है, ठीक है ना। ट्रिक क्या है, आग पूरा मतलब आग में पूरा पका लीजिए, और नव मतलब नया पहिया चाहिए, ठीक है। तो नव पाषाण में पहिया का हुआ, और आग जो हुआ, आग ने कंप्लीट किया हमारे भोजन को अच्छे से पका करके। पहले कच्चा मांस खाते थे, बाद में आग में पका कर खाने लग गए। तो पूरा पाषाण काल में आग हुआ और नव पाषाण काल में पहिया हुआ। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछेगा कि सबसे पहले पालतू किसे बनाया, तो कुत्ता को। और अस्थायी निवास यानी कि हम लोग झोपड़ी वोपड़ी बनाकर कब रहने लग गए, तो नव पाषाण काल में ही झोपड़ी बनाने लग गए, बैलगाड़ी जैसा पहिया बनाने लग गए। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। इसका प्राप्ति स्थल कौन है, तो अतिरंबक्कम। तो सबसे पहले कौन सा धातु यूज हुआ था, तो तांबा धातु यूज हुआ था, इसका भी ध्यान रखिएगा। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। जब हम लोगों ने पहिया बनाया, तो आप समझ ही सकते हैं कि पहिया बना लिया हम लोगों ने, अस्थायी निवास हम लोगों ने बना लिया। तो जब ये सारी चीज़ें होने लग गई तो कृषि का आविष्कार हुआ, हम लोग एक जगह रहने लग गए, खाद्यान्न एकत्रित करने लग गए, उपजाने भी लग गए। प्राग ऐतिहासिक अन्य उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। अन्य उत्पादक स्थल मेहरगढ़ को कहा गया है, ठीक है ना। फिर है कि कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ, इसको पहली फसल एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था वो चावल था। इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है एग्जाम में कि किस तरीके से सवाल पूछता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि कृषि के लिए सबसे पहले जो अपनाया गया फसल था वो कौन सा था, तो आंसर हो जाएगा आपका जौ और गेहूँ, कृषि के लिए जो हम लोगों ने यूज किया, ठीक है ना। और अगर हम लोग अनाज, यहाँ पे बोल रहा है कि सबसे पहला जो अनाज था, अनाज हम लोग किसी न किसी दूसरे रूप से प्राप्त करेंगे। गेहूं से हम लोग धान से हम लोग प्राप्त करेंगे चावल। गेहूं और जौ सबसे प्राचीनतम फसल हो गया, लेकिन अनाज हम लोग धान से प्राप्त करेंगे, चावल धान से प्राप्त करेंगे तो वो अनाज के रूप में हो गया। तो पूछे कि सबसे पहले फसल कौन था, तो जौ और गेहूँ था जो कृषि के रूप में अपनाया गया, और सबसे पहला जो अनाज था जो प्राप्त किया, सर्वप्रथम प्रयुक्त था, वो चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। कोल्डिवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से हुआ, तो मेहरगढ़ से, और चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला, तो कोल्डिवा से। भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार स्फटिक यानी कि पत्थर के बने थे।
पूर्व प्रस्तर युग में सबसे अधिक औजार पत्थर के थे। रॉबर्ट ब्रूस फूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की। पल्लवावरण नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई है। ठीक है। भारत में मध्य पाषाण के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब CL कार्लाई ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोत्करण यानी कि माइक्रोलिथ्स खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगा है। मानव अस्थिपंजर के बारे में सबसे पहले कहाँ से प्राप्त होने लगा है, तो मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगा है। भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। 4000 BC से हम लोग नवपाषाणकालीन सभ्यता का स्टार्ट मानते हैं, क्योंकि इस समय हम लोग पहिए का, आग का कृषि करने लग गए, हम लोग एक जगह बसने लग गए, तो 4000 BC से मानते हैं इसको मेनली। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो मतलब मृतकों का टीला। असम में श्वेतभ्रू गिब्बन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवावकपी है, यानी कि गिब्बन एक तरीके का बंदर होता है, लेकिन इसको मानव कपी कहा जाता है क्योंकि बुद्धिमान भी होता है। नेक्स्ट है इनाम गांव, ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध किससे है, तो जारवे संस्कृति से है। तो इनाम गांव का संबंध किससे है, जारवे संस्कृति से। भारत में शिवालय की पहाड़ियों के जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। शिवालय की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका गुफा किस लिए प्रसिद्ध है, तो शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, यूपीएससी का तो फेवरेट है, बीपीएससी में भी पूछा है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिलता है। नोट, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। नेक्स्ट चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता।